नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने सुरक्षा बलों को मेक इन इंडिया के माध्यम से आपात स्थिति में शस्त्र खरीदने की अनुमति दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में पूर्व आबकारी आयुक्त और उपायुक्त को निलंबित किया। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 500 से अधिक माओवादी समर्थकों ने आत्मसमर्पण किया। रूस ने नुपुर शर्मा की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर उभरती शक्ति और एशिया में क्षेत्रीय शक्ति है। भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन रासायनिक उर्वरक सौंपा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अगले 2 दिन तेज बारिश का अनुमान। भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 16 पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में जिम्बाब्वे को 13 रन से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीती। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने सुरक्षा बलों को आपात स्थिति में मेक इन इंडिया के अंतर्गत हथियार खरीदने की अनुमति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब सुरक्षा बल फास्ट ट्रैक आधार पर अपनी जरूरतों के आधार पर नए या पहले से ही चलन में उपकरण खरीद सकेंगे। इसके अंतर्गत शस्त्र उपकरणों की 3 महीने से 1 वर्ष के अंदर आपूर्ति करनी होगी। इन्हें खरीदने के लिए सशस्त्र बलों को अपने आवंटित बजट का उपयोग करना होगा तथा रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। सुरक्षा बलों को इन आपात शक्तियों को दिए जाने से लाभ हुआ है। वायुसेना और सेना ने इसके जरिए हिरोन मानव रहित हवाई वाहन खरीदे थे, जो लद्दाख और पूर्वोत्तर में निगरानी कार्यों में काफी उपयोगी साबित हुए थे। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने जमीन पर बंकर जैसे लक्ष्य को भेदने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें भी प्राप्त की थी। इन आपात खरीद शक्तियों से सशस्त्र बल स्वदेशी तथा विदेश में निर्मित हथियार खरीदेंगे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया है। इसी महीने 6 तारीख को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आरव गोपी कृष्णा और आनंद तिवारी समेत आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों को निलंबित किए जाने की स्वीकृति दी थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कृष्णा पिछले साल आबकारी नीति तैयार किए जाने और इसे लागू करने के दौरान आबकारी आयुक्त और तिवारी उपायुक्त के पद पर कार्यरत थे। ओडिशा में मलकानगिरी जिले के स्वाभिमान अंचल में कल 500 से अधिक माओवाद समर्थकों ने ओडिशा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य के पुलिस महानिदेशक एसके बंसल ने बताया कि माओवादी ओडिशा सरकार के विकास कार्यों से आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित हुए। ये लोग अपनी इच्छा से जनबाई में सीमा सुरक्षा बल के शिविर में आए और ओडिशा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। स्वाभिमान अंचल में पिछले 2 दशकों में सर्वाधिक हिंसा हुई है। पुलिस ने बताया कि माओवादी समर्थक हिंसक गतिविधियों में माओवादियों की सहायता करते थे और सुरक्षा बलों तथा आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मलकानगिरी के पुलिस अधीक्षक नितेश वाधवानी ने बताया, ओडिशा का मलकानगिरी जिला जो नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है, यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीति से जो विकास का काम तेजी में हुआ है, उसके चलते कल रालीगढ़ जीपी के 500 लोगों ने ओडिशा पुलिस और बीएसएफ के आगे आके आत्मसमर्पण किया है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम अगले वर्ष तक जिला को नक्सल गतिविधियों से मुक्त करेंगे। यहाँ पे हर गांव में ऑलमोस्ट कंक्रीट रोड आ चुके हैं, उससे ऑपरेशनली भी हम लोगों का बहुत सहायता हुआ है और भी कार्य में स्पीड इंक्रीज हुआ है। कट ऑफ एरिया जो पहले उनका हॉटबेड था, अब वहाँ पे गतिविधियां कम होने के कारण आम लोगों को भी सहायता हो रही है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कल भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खराब मौसम के कारण वर्चुअल आधार पर बैठक में भाग लिया। श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार मध्य क्षेत्र परिषद के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद से सख्ती से निपट रही है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को और मजबूत कर रही है। नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में की गई विकास पहलों के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पोस्टल बैंकिंग केंद्रों के साथ लगभग 5000 डाकघर खोले हैं। श्री शाह ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास से हिंसा रुकेगी और वामपंथी उग्रवादियों की सहायता के स्रोत भी समाप्त हो जाएंगे। वहाँ विकास भी किया और जहाँ कड़ाई करने की जरूरत थी, लाल आंख करने की जरूरत थी, वहाँ दृढ़ता के साथ लाल आंख कर भी काम लिया है। मालवा का क्षेत्र एक जमाने में सिमी का गढ़ बन चुका, यहीं से देश भर में सिमी के लोग भेजे जाते थे, मगर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से और विशेषकर मालवा से सिमी को मूल समेत उखाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने किया है और कानून और व्यवस्था के आंकड़े भी बहुत अच्छे बने। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 5वें परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 27 एकड़ में बनने वाले इस परिसर की अनुमानित लागत लगभग 80 करोड़ रुपए होगी। समाचार कक्ष से मनोज। रूस ने इस्लामिक स्टेट के एक आत्मघाती आतंकवादी को हिरासत में लिया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी ने बताया कि अज़मोव नाम के इस व्यक्ति को इस्लामिक स्टेट ने इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच तुर्की में आत्मघाती बम धारक के रूप में भर्ती किया था। अज़मोव को भारतीय वीजा लेने के लिए रूस भेजा गया था। हमले के लिए इस्लामिक स्टेट कश्मीर को भी पैसा भेजा गया था। एफएसबी ने बताया कि आतंकवादी को टेलीग्राम मैसेंजर और इस्तांबुल में इस्लामिक स्टेट के सदस्य के साथ धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया गया। गृह मंत्रालय इस स्थिति पर नजर रखे हुए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने आज से उज्बेकिस्तान में ताशकंद की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री राजनाथ सिंह कल वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानो से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन के कुछ अन्य सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी उनकी बैठक निर्धारित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से वैश्विक स्तर पर उभरती हुई शक्ति है और एशिया में क्षेत्रीय शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की जीवंत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसने हाल के वर्षों में अपार वृद्धि की है। डॉक्टर जयशंकर ने कल पराग्वे में वहां के विदेश मंत्री जूलियो सीजर एरियोला के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने वृद्धि, व्यापार, विकास, साझेदारी और निवेश के मुद्दों पर भी चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि वैश्विक स्थिति पर उनका बहुत अच्छा विचार विमर्श हुआ। भारत और ईरान ने व्यापार के क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए चाबहार बंदरगाह को प्रमुखता की दिशा में निरंतर सहयोग पर बल दिया है। चाबहार बंदरगाह की भूमिका पर ईरान में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर के साथ बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वार्ता की। श्री सोनोवाल ने द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दोहराया। श्री मोहम्मद मुख्बर ने कहा कि चाबहार बंदरगाह के विकास से एक दूसरे देश के लिए व्यापार में वृद्धि होगी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने पर भी चर्चा की। भारत ने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक वास्तविकताओं में परिलक्षित करने के लिए
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि वास्तविक अर्थों में सुरक्षा परिषद को प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने आगाह किया कि ऐसा नहीं होने पर अन्य बहुलवादी और बहुपक्षीय समूह संयुक्त राष्ट्र से अधिक प्रभावशाली बन जाएंगे, जो अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, अधिक पारदर्शी और अधिक लोकतांत्रिक होने के कारण अधिक प्रभावी हैं। भारत ने संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका को 21,000 टन रासायनिक उर्वरक सौंपे हैं। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने श्रीलंका को विशेष समर्थन के अंतर्गत ये खेप सौंपी। इससे पहले भारत ने पिछले महीने 44,000 टन सामग्री की आपूर्ति की थी, जिसकी कीमत लगभग 4 अरब अमरीकी डॉलर है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि भारत श्रीलंका के किसानों के हित में उर्वरक खाद्य सुरक्षा में योगदान देता रहेगा। श्रीलंका को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने में भारत सबसे आगे रहा है। इस वर्ष की शुरुआत से श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां सरकार कई विदेशी ऋणों को चुकाने में विफल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। 21 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने रक्षा बलों को मेक इन इंडिया के माध्यम से आपात स्थिति में शस्त्र खरीदने की अनुमति दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में पूर्व आबकारी आयुक्त और उपायुक्त को निलंबित किया। उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में 500 से अधिक माओवादी समर्थकों ने आत्मसमर्पण किया। रूस ने भारतीय नेताओं की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले ISIS के आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत वैश्विक स्तर पर उभरती शक्ति और एशिया में क्षेत्रीय शक्ति है। भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन रासायनिक उर्वरक सौंपा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अगले 2 दिन तेज बारिश का अनुमान। भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुल्गारिया के सोफिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 16 पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में जिम्बाब्वे को 13 रन से हराकर 3-0 की श्रृंखला जीती। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड संकट काल के दौरान स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के अथक परिश्रम और उनकी प्रतिबद्धता चुनौतीपूर्ण समय में स्मरणीय रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री कल नई दिल्ली में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टरों द्वारा आयोजित भारत स्वास्थ्य महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य पेशेवर सही मायने में नायक हैं, जिन्होंने कोविड के मरीजों की जान बचाने और उनका उपचार करने में स्वयं के स्वास्थ्य और जीवन को जोखिम में डाला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हार्डवेयर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डिजिटल मिशन के अनुरूप अनुप्रयोगों को संचालित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की योजना, मूल्यांकन और खरीद के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।
कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। सुहेल अहमद मलिक नाम के इस आतंकवादी को बडगाम जिले में हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय पर ग्रेनेड से हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से लश्कर-ए-तैयबा की आपत्तिजनक सामग्री और एक हथगोला बरामद हुआ। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके चेन्नामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। ऊना के आसपास जो डिप्रेशन केंद्रीभूत है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अप टू 100 मिलीमीटर हम लोग रेड कलर वार्निंग दिया है जो पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्व राजस्थान में आज बारिश के लिए, और बारिश भी बहुत हो रहा है वहाँ। फ्लडिंग सिचुएशन विल फर्दर डिटोरेट। और 23 अगस्त के लिए ये सिस्टम जो है धीरे धीरे राजस्थान की तरफ से जाएगा, कोटा का साउथ वेस्ट में आ जाएगा कल सुबह तक। तो इसलिए जो दक्षिण का राजस्थान का इलाका है, गुजरात का जो उत्तरी भाग है, राजस्थान का जो संलग्न एरिया है, उसमें फिर हम लोग रेड कलर दिया है कल के लिए। तो ये 2 दिन जो हैवी रेनफॉल मेनली पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तरी गुजरात में रहेगा। उत्तराखंड हिमाचल में भी रेनफॉल कम हुआ है। आगे भी जो उत्तराखंड हिमाचल का जो स्पेल हुआ था 19 को, ऐसे कोई होने वाला नहीं है अगले 3-4 दिन। उधर मध्य प्रदेश में बारिश ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 50 घंटे से अधिक समय से हो रही लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। ज्यादातर शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़ और ग्वालियर समेत कई जिलों में अगले 24 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी आज भी भोपाल और इंदौर समेत 1 दर्जन से अधिक जिलों के स्कूलों में फिर से अवकाश घोषित कर दिया है। बारिश के कारण राज्य के अधिकांश बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और इससे राज्य की सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। कई बड़े शहरों और गांवों के बीच सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थिति यह है कि राजधानी भोपाल के अधिकांश इलाकों में कल दिन भर बिजली और इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत ने गरबा नृत्य को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट ने कहा है कि यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत में पिछले वर्ष दुर्गा पूजा को शामिल किए जाने के बाद अब भारत ने गरबा नृत्य को 2022 के लिए नामित किया है। उन्होंने कहा कि यूनेस्को की अगली बैठक नवंबर में होगी और आशा है कि गरबा को यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया जाएगा। भारत को जुलाई में अदृश्य सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा से संबंधित 2003 की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों को 16 पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पहलवानों ने फिर से हमें गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और इससे पता चलता है कि भारतीय कुश्ती का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। भारतीय टीम ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विभिन्न वर्गों में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक प्राप्त किए। हरारे में कल तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 13 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 279 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम 3 गेंद बाकी रहते 276 रन पर आउट हो गई। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच तथा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल कोलकाता में ग्रुप बी के मुकाबले में ईस्ट बंगाल एफसी ने भारतीय नौसेना के साथ गोल रहित ड्रॉ मैच से अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप सी में इम्फाल में अपने शुरुआती मैच में हैदराबाद एफसी ने स्थानीय टीम टिडिम रोड एथलेटिक यूनियन एफसी पर 2-0 से जीत दर्ज की। तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कल कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। आरंभिक लीग मैच में भी भारत ने कोरिया को ही हराया था, लेकिन रविवार को सेमीफाइनल में उसे ईरान से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय अंडर 18 टीम ने जापान, ईरान और दक्षिण कोरिया के साथ FIVB विश्व अंडर 19 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए
क्वालिफाई कर लिया है। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पूजा डांडू और संजना संतोष की जोड़ी ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य सेन ने पहले दौर में डेनमार्क के हांस क्रिस्टियन सोलबर्ग विटिंगन्स को पराजित किया। दूसरे दौर में लक्ष्य का मुकाबला स्पेन के लुई पिनवलर से होगा। किदाम्बी श्रीकांत ने आयरलैंड के एनहेथ एंगवेन को हराया। एचएस प्रणय ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के यूका ब्रेबर को पराजित किया। भारत का सबसे बड़ा लोक प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से देश भर के 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के रूप में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा का वर्णन करता है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपके लिए भारत के उन प्रधानमंत्रियों की जानकारी लाए हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 14 जनवरी 1980 तक देश की सेवा की। प्रधानमंत्री भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। वर्ष 1947 से अब तक देश में 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश की सेवा की। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that in the office of Minister, I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will do right to all manner of people after the laws and usages of India without fear or favor. श्री लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 11 जनवरी 1966 तक कार्य किया। ये जो स्वराज्य आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें, एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। श्री गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और उसके बाद 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वे 24 मार्च 1977 तक और फिर 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. श्री मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वे 28 जुलाई 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तभी ही हमने वादा किया था कि ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे और जनता के सामने हम पेश करेंगे। वो वादा हम 1 महीने में ही पूरा कर सके हैं। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल रहे कभी देश में, इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों दुनिया इसी नतीजे पर पहुंचेगी।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। और अब कुछ और खबरें। बम्बई उच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ कथित सोशल मीडिया पर पोस्ट से संबंधित मराठी अभिनेत्री केतकी चितले के खिलाफ दायर सभी 22 प्राथमिकियों पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इसी मामले में छात्र निखिल भामरे के खिलाफ दायर 6 प्राथमिकियों पर भी एक साथ सुनवाई के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने में कोई बाधा नहीं है और इनके खिलाफ दायर पहली प्राथमिकी को मुख्य प्राथमिकी माना जाए। केतकी चितले के मामले में पहली प्राथमिकी ठाणे जिले के कलवा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी, जबकि भामरे के खिलाफ पहली प्राथमिकी नौपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। और अब मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। जम्मू, श्रीनगर हल्के बादल छाए रहेंगे। गिलगित, मुजफ्फराबाद में वर्षा और आंधी का अनुमान है। लेह में आसमान साफ रहेगा। हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम में भी बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, गंगटोक, शिलोंग, आइजोल, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, दिल्ली में आबकारी नीति मामले में 2 IAS अधिकारी के निलंबित करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। जनसत्ता की सुर्खी है, गोपी कृष्णा और आनंद कुमार तिवारी के खिलाफ हुई कार्रवाई। पत्र आगे लिखता है, सरकार गिराने के सिसोदिया के दावे को भाजपा ने बताया अनंगल। वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में तेजी से कमी आई। गृहमंत्री के इस बयान को हरिभूमि ने प्रमुखता देते हुए लिखा है, इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। रूस ने पकड़ा, भारत में हमले की तैयारी में जुटा IS आतंकी। दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र लिखता है, रूस से है आतंक के खिलाफ सहयोग संबंधी समझौता। मूसलाधार बारिश से कई राज्य बेहाल। राजस्थान पत्रिका ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, मेघ मेहरबान लेकिन नदी नाले उफने, बाढ़ जैसे हालात। अमर उजाला कहता है, भोपाल में झील में उठी समुद्र जैसी लहरें। हिन्दुस्तान की खास खबर है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में थारू समाज में बरना पर्व को मनाने की परंपरा आज भी हरियाली बचाने को 48 घंटे पेड़ पौधे छूने की मनाही। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, एक पर्व जिसमें घास का तिनका तोड़ने पर भी है दंड। दैनिक भास्कर के अनुसार अमेरिका में बच्चों को स्मार्ट क्लास वाले स्कूलों से निकाल रहे हैं पेरेंट्स। बढ़ते स्क्रीन टाइम से आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता घट रही है। पत्र आगे लिखता है, 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। उत्तराखंड में बनेगी पहली वेधशाला, राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र कहता है, अंतरिक्ष की हर छोटी से छोटी गतिविधि पर भी रहेगी नजर। त्योहारी सीजन से पहले 19 राज्यों ने दिखाया दम। राजस्थान पत्रिका ने इसे अच्छी खबर बताते हुए लिखा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों की विकास दर दोहरे अंक में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सुरक्षा बलों को मेक इन इंडिया के माध्यम से आपात स्थिति में शस्त्र खरीदने की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में पूर्व आबकारी आयुक्त और उपायुक्त को निलंबित किया। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 500 से अधिक माओवादी समर्थकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। रूस ने भारतीय नेताओं की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले ISIS के आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर उभरती शक्ति और एशिया में क्षेत्रीय शक्ति है। भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन रासायनिक उर्वरक सौंपा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अगले 2 दिन तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 16 पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में जिम्बाब्वे को 13 रन से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।